नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ है जेपी सेठी सर। और आज हमारे गेस्ट हैं आनंद चारी सर, जो कि है इमार्गो फाइनेंशियल से। और आज हम उनके साथ बात करेंगे आईपीओस के बारे में। आज बाजार बंद है, दशहरा है, तो विशिंग ऑल ऑफ यू हैप्पी दशहरा। शुरू करते हैं कार्यक्रम। आनंद सर, आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। Firstly, thanks for having me in this session. Thanks to you, Priya ji and Setia ji, and plus happy Dussehra to all the audience. मैंने करीब 31 ईयर्स काम किया है कॉर्पोरेट लाइफ में, प्रिडोमिनेटली मल्टीनेशनल्स में काम किया है मैंने। जी। और मैंने आईसीआईसी प्रुडेंशियल और टाटा म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड एंड प्रेमेरिका जैसी फिफ्थ फाइनेंशियल प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड में काम किया था मैंने। हम्म। प्रिडोमिनेटली मैं कैपिटल मार्केट से जुड़ा हूँ, जहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में मैंने काम किया है, जहाँ पे मैंने बिजनेस डेवलपमेंट देखी। रिसेंटली मैंने ऑलमोस्ट 8.5 years बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैंने काम की थी, और ये मेरी आखिरी जॉब रही है जहाँ पे मैं एसएमई एंड स्टार्टअप देखता था ऑल इंडिया बेसिस पे। अभी मैंने मई में मैंने क्विट किया है और मैंने शुरू किया है एमरगो फाइनेंशियल्स, जहाँ पे सभी जो एमएसएसएमई कंपनीज हैं उनको हम आईपीओ तक लेके जाने की जर्नी समझा रहे हैं, और उनको लेके पूंजी भी हम लोग उनको दिला रहे हैं इस फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू। सो अभी हम काम कर रहे हैं करीब करीब 15 से 20 कंपनियों में, जहां हम्म। पे उनको एक जर्नी लेके जा रहे हैं, जहां पे हम उनको आईपीओ की तरफ लेके जा रहे हैं। जी। आनंद जी, आईपीओज अगर देखें तो काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं बाजार में, स्पेशली नाउ सेकंड हाफ ऑफ 2025 और नेक्स्ट ईयर भी काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं। तो आईपीओ के बारे में बताइए कि हाउ शुड अ कंपनी प्रिपेयर इट्स बिजनेस प्लान बिफोर गोइंग पब्लिक। या देखिए, पहला तो उनको देखना पड़ेगा कि उनकी बुक्स कैसी हैं, क्योंकि हम्म। प्रिडोमिनेटली जितना देखा गया है एमएसएसएमई का, वो प्रॉपर टर्नओवर और बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स नहीं लेके आते हैं। तो हम्म। जितना मैंने एज अ रेगुलेटर जब देखा है मैंने कि ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, तो पहले तो उनको बुक्स ठीक करना पड़ेगा आईपीओ लेके आने के टाइम पे, हम्म। ताकि उनको एक फेयर वैल्यूएशन मिल जाए। तो आज के तारीख में मार्केट में, अभी मैं आज सुबह पेपर पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा ऑलमोस्ट 60 कंपनीज आर फाइल्ड फॉर आईपीओ हम्म। 30 सितंबर तक। अब हम्म। देखेंगे एक महीने में 60 डॉक्यूमेंट्स करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे, क्योंकि जी। एक तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से वो फाइल कर रहे हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल्स ये ना हो जाए करके, नल एंड वॉइड ना हो जाए। बट इसके साथ में देखें कि इतना सारा आईपीओ एक साथ आना थोड़ा रिस्की अफेयर है। पहली बात है कि उनका बुक्स पढ़ें, जो बुक्स है मतलब डीआरएचपी होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स करके, उसको पढ़ें। पहली बात तो उनका फंडामेंटल्स अच्छी होनी जरूरी है कंपनी जो आ रही है, और हम्म। उनका एक बिजनेस प्लान प्रॉपर होना जरूरी है। तो आज के तारीख में ऐसा फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज या एडवाइजरी बोली है, तो मैं ये देखता हूँ कि प्रमोटर का इंटेंशंस क्या है। तो हम्म। इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। बिजनेस मॉडल उसके बाद में, और एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में कंपनी है कि नहीं करके, और उनका सब कुछ कंप्लायंस प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि कंप्लायंस प्रॉपर नहीं है, उस हम्म। कंपनी में निवेशक को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सारा लिटिगेशंस है, हम्म। उसको कंपनी में निवेशक को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत हैं। तो पहली बात तो एज अ प्रोमोटर देखना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल सही है, हम्म। फंडामेंटल सही है, हम्म। बिजनेस मॉडल प्रॉपर है, और आपकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो बहुत प्रॉपर होना जरूरी है। उसके हम्म। बाद वो लाइन ऑफ इंटरेस्ट, जिस तरह आपकी सेक्टर है वो हम्म। थोड़ी बूमिंग सेक्टर हो, तो उसमें इन्वेस्ट करना और उस कंपनी को निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर निवेशक भी अगर देखते हैं कंपनी को हम्म। इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी बहुत बढ़िया होना जरूरी है, फंडामेंटली एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल होना जरूरी है। हम्म। आईपीओ में ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू का क्या रोल होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ इशू प्रिडोमिनेटली मैंने जो देखा है मेरे जर्नी में हम्म। 8 साल में, हम्म। वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से काफी कंपनियां निवेश करते हैं। लोन प्रीपेमेंट होता है, जो लोन्स उन्होंने बैंक से लिया हुआ है उसका रीपेमेंट के लिए काफी लोग आते हैं आगे। अभी रिसेंटली क्या है कि सेबी ने रेगुलेशन किया है कि हम्म। जो प्रमोटर का लोन है उसको रीपे करने के लिए आईपीओ में ऑब्जेक्टिव नहीं डाल सकते। और हम्म। प्रोमोटर एंड ग्रुप का भी उन्होंने निकाल दिया है कि इसमें आप पैसा जो जोड़ रहे हैं, अगर फंड रेज कर रहे हैं, उसके थ्रू जो फंड आईपीओ के थ्रू आ रहे हैं, उस फंड को यूटिलाइज नहीं कर सकता लोन रिपेमेंट के लिए प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप का। तो हम्म। अभी जो निवेशक आ रहे हैं, जो वर्किंग कैपिटल के लिए आ रहे हैं और आर एंड डी के लिए आ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, अगर आपका बैंक लोन है उसका रिपे करने के लिए आ रहे हैं, और काफी कंपनीज आते हैं कि हमको एक्सपेंशन के लिए चाहिए, ये प्रिडोमिनेटली देखा गया है। तो अगर ये चीजें हैं, वो चीजों को आपने पैसा जोड़ा है, मार्केट से फंड रेज किया है, डिविएशन नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज के तारीख में सेबी काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है हम्म। रूल्स एंड रेगुलेशन में। वो देख रहे हैं कि कोई डिविएशन फंड रेस के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए 5 करोड़ पर ने जोड़ा है, उस पैसे को वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज हुआ है कि नहीं वो चेक करते हैं। काफी हम्म। कंपनीज अभी रिसेंटली जो आई है
उसमें हमने देखा है कि काफी डिविएशन रही है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन मर्चेंट बैंकर के अगेंस्ट में भी काफी कंपनी के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन सेबी ने लिया हुआ है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ विजन्स, उसको देखते हुए निवेशक को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें वो इन्वेस्ट कर रही है हम्म। कंपनी, टोटल ग्रोथ के लिए कर रही है कि नहीं, वर्किंग हम्म। कैपिटल के लिए कर रही है कि नहीं, वो देख के करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये क्वेश्चन। जी। आईपीओ जर्नी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना क्रिटिकल क्यों होता है? देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो देखते हैं कि कंपनी अच्छी कर रही है और काफी बड़ा आईपीओ लेके आ रही है, वो एक हर्ड मेंटालिटी में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनी का प्रोडक्ट्स अच्छा होगा बट वो एथिकल नहीं रहेंगे और टर्नओवर है, प्रॉफिट्स है, वो बुक्स में नहीं ला रहे हैं, देन हम्म। आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सेबी ने क्या किया हुआ है कि इसमें रेगुलेशंस किया हुआ है कि ताकि एक डिसेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आए और स्टेबुलेटेड एक रूल्स बनाया हुआ है, काफी रिलैक्स रूल्स हैं इसमें। जहां पे एसएमई में अगर आप पर्टिकुलरली देखें कि 6 मंथली का किया हुआ है, हम्म। टोटली रिलैक्स्ड है, अनऑडिटेड विद लिमिटेड रिव्यू बोला हुआ है, एक ऑडिट कमेटी फॉर्म की हुई है, रेम्यूनरेशन कमेटी फॉर्म की हुई है, ताकि एक स्ट्रक्चर बने। जहां पे एक स्ट्रक्चर आने की वजह से प्रोमोटर का भी एक माइंडसेट जो है, पहले वो टैक्सेशन मॉडल में काम कर रहे हैं जहां पे टैक्स प्रॉपरली भर नहीं रहे हैं, हम्म। प्रॉफिट्स ला नहीं रहे हैं, जब ये वेल्थ क्रिएशन मॉडल में आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर को बुक्स में लाना है ताकि एक प्रॉपर और फेयर वैल्यूएशन सभी लोगों को मिले, ये विन विन सिचुएशन हो। स्टेक हम्म। होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एक्सचेंज के लिए भी एक अच्छी कंपनी आए जाके वो एक वेल्थ क्रिएशन करें, एक हम्म। एक्सचेंज का भी वेल्थ क्रिएशन होता है, प्लस हम्म। एक नाम भी एक्सचेंज का बढ़ सकता है। तो ये बीएसई एसएमई है, करीब 13 साल से चल रही है, करीब हम्म। करीब 631 कंपनी लिस्टेड है, मोर देन 660 कंपनीज एनएसए इमर्ज में लिस्टेड है। तो वो भी यही चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म का नाम खराब ना हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना जरूरी है, एक डिसिप्लिन आता है प्रमोटर में, जो विजन है वो कि हम पैसा जुड़े हैं उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें और कंपनी ग्रोथ में लगाए। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी में लागू होना चाहिए ताकि एक निवेशक को अच्छी एक फंडामेंटल कंपनी इस पे निवेशक इन्वेस्ट कर सके। जी। हाउ कैन कंपनीज ऑप्टिमाइज देयर वैल्यूएशन बिफोर लिस्टिंग? देखिए अगर देखें, अगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अगर आप देखें कि पहले आप सोच रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया आज प्रॉफिट दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में और एक्चुअल प्रॉफिट होगा आपका 3 से 4 करोड़ रुपया, तो हम्म। आप जब तक आईपीओ में नहीं लाते हैं आप एक्चुअल प्रॉफिट्स को लाइए बैलेंस शीट में, टैक्स भरिए, गवर्नमेंट को दीजिए। गवर्नमेंट आगे बढ़ के बोल रही है कि आप कीजिए, आप लिस्ट कीजिए, वैल्यूएशन मिलेगा, इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि अच्छी कंपनियां हैं, तो आपको क्या है कि फेयर वैल्यूएशन लाने के लिए आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर लेके आना जरूरी है और एक्चुअल प्रॉफिट लेके आना जरूरी है। सो हम्म। हम चाहते हैं कि एज अ रेगुलेटर जिस तरह मैंने काम किया है, आज भी एमरगो फाइनेंशियल यही काम कर रही है कि हम 100 कंपनी से मिले हैं हम्म। आज हमने, तो उसमें से हमने शॉर्ट लिस्ट करीब करीब 2 से 5 कंपनियों में हम काम कर रहे हैं जहां पे प्रोमोटर भी एग्री कर रहा है कि हम प्रॉफिट लाएंगे। तो वो प्रोसेस ही हम सोच रहे हैं कि 2 से 3 साल हो जहां पे बैलेंस शीट में प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी आए, हम्म। ताकि आपको एक फेयर वैल्यूएशन मिले, तो ताकि निवेशक को भी अच्छी कंपनी मिले। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम प्रॉपर वे में कंपनी को लेके आए तो प्रॉपर वैल्यूएशन मिल सकती है, ना कि आप सोचें कि हमको इतना पी मल्टीपल मिले। हम आपको एक बताना चाहेंगे इस फोरम के थ्रू, काफी कंपनियां 15 से 20 मल्टीपल में आ रही थी, उनका हम्म। अप्रूवल्स भी हो चुका है, हम नाम नहीं ले रहा हूँ, हमने दोनों एक्सचेंज में देखा है। आज हम्म। के तारीख में उनकी पूंजी की बोली गई थी मर्चेंट बैंक की तरफ से कि 100 से 150 करोड़ की फंड रेजिंग होगी, 400 से 600 करोड़ का वैल्यूएशन था। आज के तारीख में मर्चेंट बैंकर उसको कैटर कर नहीं पा रहे। सो अप्रूवल आने के बाद भी मर्चेंट बैंकर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 महीना हो चुका है, काफी हम्म। बड़ी कंपनियां हैं, उनकी पूंजी लौट नहीं पा रहे क्योंकि एक फेयर वैल्यूएशन में नहीं आ रही थी। मार्केट तेजी देखते हुए उन्होंने कमिटमेंट दे दी जो 1 साल पहले दी है। अब मार्केट जो है अप्रैल मई के बाद जो वॉर सिचुएशन बनी है, आज भी यूक्रेन वॉर चल रही है, सिंदूर ऑपरेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, वैल्यूएशन इतना मिल नहीं पा रहा है क्योंकि निवेशक जो है रिस्क हम्म। जो रह नहीं पा रहे, तो वैल्यूएशन जो है 15-20 मल्टीपल जो कमिटमेंट दी थी, आज वो कैटर नहीं कर पा रहे हैं, तो 10 से 12 पी मल्टीपल में कंपनियां निवेश हो रही है या इन्वेस्ट हो रही है और लिस्ट हो रही है, वो हम्म। कंपनी में अच्छी कंपनियां में आ रही है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मार्केट सिचुएशन देखते हुए। तो मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन प्रॉपर लेके आएंगे हम्म। रीजनेबल, क्योंकि सेंसेक्स भी 24-25 पे चल रहा है, अगर आप 15-20 मल्टीपल में लेकर 15 लुक्स टू बी वेरी इकोनॉमिकल, फेयर वैल्यूएशन जो दिखता है, 15 के ऊपर जो भी कंपनी आ रही है थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है और नेक्स्ट मार्च तक यही सिचुएशन रहेगा एसएमई पर से अगर आप देखें तो। जी। अगर हम इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो एक आईपीओ कैसे एनालाइज करना चाहिए?
देखिए मेरे हिसाब से आपको पीयर रिव्यू देखना चाहिए, जो पीयर कंपनीज है अगर लिस्टेड हैं तो। हम्म। अगर आप लास्ट 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कंपनी ने कैसा किया हुआ है, टॉप लाइन कैसा ग्रोथ है, बॉटम लाइन क्या ग्रोथ है। देखिए अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, इवन मैं भी अगर इन्वेस्ट करूं, अगर मैं देखूंगा कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो अभी आज के तारीख में मुझे लगता है 2 से 5 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी रहेगी, हम्म। डिसेंट कंपनी होगी और 15-20 साल का रिकॉर्ड है, गुडविल है मार्केट में, वो हम्म। सस्टेन कर पाए हैं मार्केट में कोविड टाइम को भी। तो मुझे लगता है कि एक ढंग से प्रमोटर का एक बैक चेक करते हुए उस कंपनी में निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए प्रॉपर वे में। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़िए जो डीआरएसपी फाइल करते हैं तो, या कंपनी में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से लगता है कि कंपनी का फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी को भी आगे आना चाहिए। जी। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स जो है, इज इट अ रिलायबल स्ट्रैटेजी? देखिए मार्केट जो है, मैं जितने साल मैंने काम किया म्यूचुअल फंड में भी, हमने 10 साल के कम से कम बोलते हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में तो, क्योंकि हम्म। इक्विटी काफी रिस्की असेट है। हम्म। अगर आप आज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं 5-10 करोड़ पे, कंपनी में जो प्रमोटर है, वो एसएमई एंटरप्रेन्योर है, वो पैसा लगाते हैं, हम्म। उसके बाद जो रियलाइजेशन कंपनी की प्रोडक्शन जो भी बढ़ेगी, एक्सपेंशन, वो करीब 6 से 1 साल के बीच में होता है। तो हम्म। आपको एटलीस्ट कंपनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए 3 से 5 साल, और मैं बोलूंगा 7 से 10 साल का टेन्योर देखना चाहिए, तहाँ पे आपकी अच्छी पैसा बन सकता है और निवेशक को भी अच्छी रिटर्न मिल सकती है। हम्म। शॉर्ट टर्म गेन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी हो शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट करके नहीं कर पाती है, कोई भी कंपनी अगर कर रही है लिस्टिंग, वो भी यही सोचते हैं कि इन्वेस्टर हमारे साथ 5 से 10 साल जुड़े, जहां पे उनकी भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है आफ्टर इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने आईपीओ के थ्रू रेज किया होगा। जी। सेठी सर, आपके सवाल। मेरा सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन किस कंपनी में होगा, उसका अंदाजा कैसे आप लगाते हैं? देखिए सर, हमने कंपनी लिस्ट कराई थी नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स करके, गोवंडी बेस्ड कंपनी है बॉम्बे की। उनकी हमने वैल्यू समझ लीजिएगा कि 41 करोड़ के वैल्यूएशन में लिस्ट कराई थी, और ये लिस्ट हुआ है मार्च 2021 में। करीब 37 रुपए में लिस्ट हुई थी, आज 2,500 का भाव है। बट यही नहीं कि भाव के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो करीब करीब टचिंग 3,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ है 41 करोड़ में। उन्होंने जो पूंजी मार्केट से जुड़ाया था, करीब 11 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट फिगर रहा होगा। बट अगर आप देखें, प्रोमोटर का इंटेंशन काफी क्लियर थी। जब मैं प्रोमोटर से मिला, सुजय केवल रमानी करके थे, और उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर हम करीब 3 करोड़ 80 लाख से हम करीब करीब 20 करोड़ पहुंचेंगे, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि करीब 40 से 50 करोड़ पहुंचेंगे। तो हमारे लिए भी दिक्कत है कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं, 3-4 करोड़ का प्रॉफिट वाले कंपनी इतना पहुंच सकती है क्या। बट उन्होंने करके दिखाया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप कंपनी की देखें, नेक्स्ट ईयर करीब करीब 19 से 20 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रही है, और उसके बाद वाला ईयर में 46 करोड़ है, उसके बाद में भी करीब 30-35 करोड़ के ऊपर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कंपनी में देखें, प्रोमोटर से मिले, अगर प्रोमोटर थोड़ा अच्छा है, इंटेंशंस अच्छे हैं, उनका बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि उसके बाद वो बिजनेस का जो किए हुए हैं पास्ट रिकॉर्ड देखें, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो हार मान सकते हैं, कंपनी मतलब प्रॉब्लम में आ सकती है। तो पास्ट रिकॉर्ड देखना जरूरी है। इवन मर्चेंट बैंकर भी लास्ट 3 साल का बैलेंस शीट देखते हैं, उसके बाद ही वैल्यूएशन देते हैं। और ऐसी पूंजी कंपनी ने बनाया हुआ है, नॉट एक नॉलेज मरीन। मैंने एक सिनर्जी ग्रीन करके कंपनी भी लिस्ट की थी कोल्हापुर में 70 रुपए में, आज करीब करीब 600 रुपए का भाव है। 106 रुपए में मैंने लिस्टिंग कराई थी, वैल्यूएशन 106 करोड़ में, करीब करीब 23-24 करोड़ पे उन्होंने पूंजी जुटाई थी मार्केट में। आज ऑलमोस्ट 900 करोड़ का वैल्यूएशन है। अगर आप देखें कि कंपनी की वैल्यूएशन तो बड़ी है, और जब कंपनी ने लिस्ट किया था 2018 में, उसमें सिनर्जी ग्रीन में मैनचेस्टर इंटरनेशनल, एमआईटी ने पैसा डाला था, फर्स्ट कंपनी टू गेट एफआईआई फंडिंग। तो अगर आप अच्छी कंपनी लेके आ रहे हैं, अच्छे प्रमोटर हैं, इंटेंशन अच्छी है, बिजनेस मॉडल है, सेक्टर में ग्रोथ है, तो मेरे हिसाब से पूंजी जुटाना आसान है और काफी लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। इससे तो अच्छी कंपनी आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आप उनको सही वैल्यूएशन नहीं करा के दे रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं? अच्छी अच्छी कंपनी आपके पास नहीं आएंगी, वो बोलेंगे वैल्यूएशन कम कर दें चारे साहब। नहीं, वैल्यूएशन देखिए सर, 10 से 12 मल्टीपल है, आज 15 का पी मल्टीपल चल रहा है। हम गलत वैल्यूएशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम रेगुलेटर काम कर चुके हैं। हम तो पहले फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हैं और प्रमोटर का बैकग्राउंड जरूर चेक करते हैं। और मेरे हिसाब से 12 से 15 मल्टीपल डिसेंट है, क्योंकि आज सेंसेक्स में जितनी कंपनियां हैं 50 और 100 साल से लिस्टेड हैं, उनकी पी मल्टीपल 23-24 है। तो एसएमई जैसे कंपनियां जिसमें काफी रिस्क रहता है लिस्टिंग करने के बावजूद भी कंपनी कैसे चलेगी, तो मुझे लगता है कि 12 से 15 मल्टीपल डिसेंट मल्टीपल है जो कंपनियां लिस्ट कर रही है।
फेयर वैल्यूएशन मिलना चाहिए सर, ज्यादा पी मल्टीपल नहीं आना चाहिए कि बाद में प्राइस डिस्काउंट पे चले। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आप देख रहे हैं, एचडीबी फाइनेंशियल इतने सालों से अनलिस्टेड से लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई है, तो वो रिस्क इतने बड़ी कंपनी में कर रहे हैं, तो ऐसे भी तो काफी छोटी कंपनियां होती है। तो निवेशक जो आ रहे हैं, सेबी का रेगुलेशन भी कंपनी फेयर वैल्यूएशन में आना जरूरी है। तो मुझे लगता है एज ए रेगुलेटर 8 साल काम किया है, वो हमारे ब्लड में है कि हमको प्रॉपर कंपनी और प्रॉपर वैल्यूएशन में लेके आना चाहिए। हम जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं 12 से 15 मल्टीपल नहीं दे रहे हैं, ताकि कंपनी और जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको भी कमाने देना चाहिए। दूसरों को कमाने देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी भी कमाई होगी, क्योंकि 75% प्रोमोटर के हाथ में रहता है और 25% ही डाइल्यूट करता है। तो मुझे लगता है फेयर वैल्यूएशन दोनों के लिए वैल्यूएशन होना चाहिए, ना कि हम कम वैल्यूएशन दे रहे हैं सर। अच्छा, अभी जो इंडस्ट्री आउटलुक है, हाँ। एसएमई ज़्यादातर सनराइज इंडस्ट्रीज में रहती हैं, जिनका हम्म। इंडस्ट्री का भी पूरा बना नहीं है, फंडामेंटल्स वगैरह। हम्म। तो उसमें आप क्या कैसे चाहते हैं कि इन्वेस्टर कहाँ स्टडी करे? मटेरियल नहीं मिलता है एसएमई के बारे में। देखिए, ट्रेल नहीं मिलता है तो हम जैसे जो एडवाइजर हैं आज के तारीख में काम कर रहे हैं। देखिए, हम काम कर रहे हैं कोई कंपनीज में, अभी कोई दमन में कंपनी है जहां पे हम काम कर रहे हैं। तो जितना भी उस कंपनी का सेक्टर है, उसमें मेरा एक टीम है। तो वो टीम जो है काम कर रही है कि वो पूरा सेक्टर का पूरा नॉलेज पीयर रिव्यूअर पूरा निकाल लेती है। नहीं भी रहता तो इंडस्ट्री के बारे में पूरा डिग आउट करते हैं हम, ताकि उसका एक फेयर वैल्यूएशन निकाले, ताकि प्रमोटर को भी प्रॉपर वैल्यूएशन मिले। तो ये हमारे पास कनेक्ट कर सकते हैं, अगर जो भी कंपनी हम ला रहे हैं उसके बारे में हम पब्लिश भी करेंगे, एक ओवरव्यू भी देंगे जो कंपनी और सेक्टर है। उसके बाद वो पढ़ने के बाद समझदारी से काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने तो आज के तारीख में 8,000 लोगों से मिल चुके हैं ऑल इंडिया में, जब बीएससी में थे। और मेरे हिसाब से करीब 500 इवेंट किए हमने, जहां 60,000 लोगों को मैं एड्रेस कर चुका हूं। तो मुझे लगता है कि जितने लोगों से मैं जुड़ा हूं, आज भी काफी लोग टच में हैं। उनकी कंपनीज में भी हम काम कर रहे हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे साथ टच बेस करें। हम उस व्यू वो सेक्टर का व्यू बता देंगे, कंपनी की बैकग्राउंड बता देंगे, उस पीयर सेक्टर में कितने लोग बड़े काम कर रहे हैं। उसी प्रमोटर के कनेक्शन से भी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और हमारी जो ग्रुप है, कंपनीज और कनेक्शंस हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, और हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, एएफ्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ अनलिस्टेड में भी, उनके थ्रू कर रहे हैं हम काफी। इस पे ऑल इंडिया में हम काम कर रहे हैं, उस पे एसोसिएशन के साथ भी काम कर रहे हैं। जहां पे एएफ एसोसिएशन है, पीएमएस हैं, उनके एसोसिएशन के साथ में भी क्लोजली काम कर रहे हैं, ताकि उनसे मिले जहां अनलिस्टेड में उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, उस कंपनी का डिटेल निकाल के देखें कि कैसी ग्रोथ रही है सर। तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री, मैनेजमेंट क्वालिटी और फंडामेंटल्स में पी पी रेशो, और फंडामेंटल्स में आप क्या देखते हैं? देखिए सर, पीयर तो ठीक ही है, और कंपनी का फाइनेंसेस होना चाहिए, बिजनेस मॉडल प्रॉपर होना जरूरी है। देखिए, अगर प्रमोटर में अच्छा इंटेंशंस हैं, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस मॉडल अच्छा होगा, तो आपका मार्केट खुल सकता है। इवन देखिए, अभी जो हम एलईडी बल्ब्स पे काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छी काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक दो कंट्री भी लेके जाएं, मॉरिशस एंड हम देख रहे हैं कि कोई कंट्री में हमारी गवर्नमेंट कनेक्ट है, जहां पे इनको बल्ब्स का बिजनेस करा सके। इवन गवर्नमेंट में भी एनएचए से ही बात कर रहे हैं, जहां कनेक्ट कराएं, ताकि उनकी बिजनेस में भी काफी इंपैक्ट बढ़े और कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ाएं। ताकि उनका बिजनेस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इसमें भी हम काम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल प्रॉफिट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि निवेशक को भी प्रॉपर कंपनी की बैलेंस शीट मिले। थर्ड थिंग है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंपनी में नहीं रहे हो, कुछ लिटिगेशन हो या कुछ जीएसटी का प्रॉब्लम हो, वो पूरा क्लियर करके लेके आने की काम हम जुड़े हुए हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी मल्टीपल क्या मिल रही है कंपनी में। 15 का पी मल्टीपल पे मेरे को लगता है कि काफी एक्सपेंसिव है, निवेशक को थोड़ा ध्यान देके इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, आपने जो इशू अभी तक लेके आए हैं उनका सक्सेस रेशो क्या है, और अभी देखिए, कौन से अभी इशू हम आ गए काम हैं? कर रहे हैं सर, करीब 15 कंपनी में मैं काम कर रहा हूं। अभी हमारी जो भी कंपनी आएगी मार्च अप्रैल के बाद आएगी। अगर जब तक मैं बीएससी में रहा हूं, जिस तरह मैंने गाइडेंस दी है, जिस तरह देखिए एफकॉम होल्डिंग करके कंपनी लिस्ट की थी मैंने अगस्त में 2024, जब मैं बीएससी में था। उस टाइम पे हमने करीब 104 करोड़ में, 104 रुपए में लेके आए थे कंपनी को। करीब करीब आप समझिए कि 240 करोड़ के वैल्यूएशन, 260 करोड़ के वैल्यूएशन में लेके आए थे। चेन्नई बेस्ड कंपनी है। ये पहला कंपनी है इंडिया में जो एयर कार्गो में, आज मेरे हिसाब से 3 उनके पास फ्लीट्स हैं। तो आज के तारीख में अगर आप देखें, 104 का भाव करीब करीब 900 रुपया है। कंपनी की वैल्यूएशन करीब करीब 2,500 हो चुकी है। और उन्होंने सेकंड कंपनी, उनकी जो सिस्टर कंसर्न है फ्लाई एसबीएस करके चार्टर्ड प्लेट में है, वो उन्होंने एनएसई में रिसेंटली 2 महीना पहले लिस्ट किया था। उनका वैल्यूएशन करीब करीब उन्होंने 400 करोड़ में लेके आए थे। 125 करोड़ का उन्होंने फंड रेज की थी एनएसई एमर्ज प्लेटफॉर्म में। 225 में लेके आए थे, पहला दिन ही 450 का वो भाव हो गया था। तो आप देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की भी करीब करीब 28 करोड़ का पैट था फ्लाई एसबीएस का। इवन अगर आज देखें, करीब करीब अपवर्ड ऑफ
40-50 करोड़ का पैट है आपका। एफकॉम होल्डिंग ग्रुप कंपनी पेरेंट कंपनी थी। तो अगर आप देखें कि ये सब कंपनियां काफी बढ़िया बनी है। इवन अगर आप देखें बोंडाडा इंजीनियरिंग करके कंपनी थी, मेरे टाइम पे लिस्ट हुई थी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी, ईपीसी में थे। करीब करीब टॉप लाइन था अगर आप देखें ₹75 में लेके आए थे, और 43 करोड़ का उन्होंने फंड रेज किया था अगस्त 2023 में। अभी 2 साल हुआ है। अगर आप देखें लिस्टिंग के टाइम पे करीब करीब 370 करोड़ का टॉप लाइन था। और उसके बाद आज के तारीख में अगर मैं देख रहा हूँ 2024 का जो डेटा देखा था मैंने, करीब करीब 775 करोड़ का टॉप लाइन है। अगर आप प्रॉफिट देखें लिस्टिंग के टाइम पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें 18 करोड़ का अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। 2024 का जो मैं प्रॉफिट देखा हूँ 40 करोड़ का। सो मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी कंपनियां आई हैं जो इन्वेस्ट हुई हैं और लिस्ट किया है हमने। अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, आदित्य विजन करके करीब 2016 में करीब 240 करोड़ का टॉप लाइन था, करीब 1.5 करोड़ का प्रॉफिट था। और मुझे लगता है कि 24 में उनकी लिस्टिंग हुई है, करीब करीब 1700 करोड़ की टॉप लाइन एंड अपवर्ड ऑफ 77 करोड़ का पैट रहा है। अगर आप देखें कंपनी जब लिस्ट हुई थी 2016 में, 5 करोड़ का इशू साइज था, और 20-22 करोड़ की वैल्यूएशन में लिस्ट हुई थी कंपनी। और मेरे हिसाब से 5 करोड़ की फंड रेज हुई थी। आज आप देखें वो बिजनेस में थे करीब विजय सेल्स जैसा बुटीक है उनका, व्हाइट गुड्स बेचते हैं बिहार जैसे जगह में। और बोंडाडा इंजीनियरिंग हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और प्रमोटर का नाम है राव साहब। और अगर आप आदित्य विजन देखते हैं तो यशवर्धन सिन्हा प्रमोटर का नाम है। और ये विजय सेल्स जैसा बुटीक चलाते हैं। आज लिस्टिंग होने के बाद करीब 150 को ऊपर आउटलेट है उनके। और जो लिस्टिंग के टाइम पे 10 से 12 आउटलेट थी बिहार में। सो वन ऑफ द प्रीमियम कंपनी बन चुकी है वो व्हाइट गुड्स में बिहार में। सो ये जैसा कंपनी को हमने इन्वेस्ट और टाइम किया है जब बीएससी में काम कर रहे थे, ऐसी कंपनी को लेने की सोच रहे हैं जहां पे बिजनेस मॉडल जो है, ये $10 ट्रिलियन जो गवर्नमेंट बोल रही है, इस तरफ से हम काम करें जहां पे हमारी भी पर्सनल एक इंटरेस्ट है एज ए इंडियन, कि हमको लग रहा है कि इस सेक्टर में हमने काम किया है, तो उसमें हम काफी कुछ एफर्ट डाल के इस वेल्थ क्रिएशन में पार्टिसिपेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। और काफी जगह पे हमने तो फ्री एडवांस और काम किया, हमने फ्री एडवाइस भी दे रहे हैं जहां पे वो उनको आगे लेके आ रहे हैं। काफी काम हमने साउथ में किया है, क्योंकि हमारी एक बैरियर नहीं रही है, लैंग्वेज बैरियर। मैं साउथ का हूँ, तमिलनाडु का हूँ। वहां पे करीब 3 से 4 कंपनी हम काम कर रहे हैं जहां पे उसको लिस्ट कराएंगे कंपनी को। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे। बोलिए एक सर। लिक्विडिटी का इशू होता है, हाँ। क्योंकि एसएमई कंपनी की ज़्यादातर कैपिटल प्रमोटर के पास रहती है, बेचते नहीं है। तो हाँ। लिक्विडिटी नहीं होती है, उसकी वजह से 40 का भाव 400 हो जाता है। तो हाँ। उसको कैसे समझना है, वो इन्वेस्टर समझ नहीं पाता है। वो हाँ। 400 पे बेचेगा नहीं, हाँ। और जब वो प्रमोटर बेचना चालू करेगा तब उसका बिक नहीं पाएगा। हाँ। तो ऐसे अगर आप देखें सर, ये प्रॉब्लम रही है सर, सॉरी, आप बोलिए सर। नहीं, वही मैंने कहा, इसके लिए आप क्या हिदायत देते हैं, क्या देखिए सर, इसमें क्या है कि अभी मार्केट काफी पोटेंट हो चुका है और काफी यूफोरिया मार्केट में रहा है। आप समझ सकते हैं 60 डॉक्यूमेंट्स फाइल हुई है, करीब करीब 40 डॉक्यूमेंट एसएमई में, और ऑलमोस्ट 14 ऑन मेन बोर्ड। तो यूफोरिया होने के ऐसे तक वॉल्यूम हो रही है। लास्ट 2 साल में मैंने देखा है कि पहले 50 से 100 करोड़ होता था एसएमई में, आज 500 से 1000 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है। बोथ द एक्सचेंज पुट टुगेदर डेली वॉल्यूम बोल रहा हूँ एसएमई स्टॉक्स का। जहां पे ये जो वैल्यूएशन बोल रहा हूँ, अगर आप देखें करीब करीब 18,000, करीब करीब पकड़िए 18,000 करोड़ का फंड रेज हुआ है एसएमई में, एनएसई एमर्ज के थ्रू। और करीब करीब 11,000 करोड़ का पूंजी हुआ है रेज बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म में। 30,000 करोड़ का आज वैल्यूएशन करीब करीब 4.5 लाख करोड़ का है। आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी के बिना ये नहीं हो सकता है। बट आज के तारीख में बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, एयूएम बैंक, एचडीएफसी बैंक, क्यूआईबीज भी आ रहे हैं, क्वालिटेटिव इन्वेस्टर बायर्स भी आ रहे हैं। और काफी निवेशक जो हैं, पहले हम देखते थे कि 500 से 2,000 एप्लीकेशन आती थी, आज 4 लाख एप्लीकेशन आ रही है। और जो 500 करोड़ का आईपीओ में इतना निवेशक नहीं आता जितना एसएमई में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम थी, इतना नहीं आ रही है आज के तारीख में। 4 लाख एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा हो गया आज के तारीख में। तो काफी निवेशक देख रहे हैं, इस सेगमेंट में काफी पैसा बन रहा है, तो लिक्विडिटी काफी क्रिएटिव है सर। नहीं तो ये क्यूआईबी, एंजल इन्वेस्टर्स, एएफ हैं, बैंक्स हैं, वो लोग काफी लोग आ रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं आ रही है जो 2 साल पहले था। आज के तारीख में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम एसएमई में नहीं, 400-500 करोड़ बोल सकते हैं तो बहुत बड़ी लिक्विडिटी है एसएमई में। डेली वॉल्यूम तो बहुत बड़ा हो गया आज की तारीख में। सर मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा। हाँ। आप लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। पहले जो है, लो प्राइस शेयर किसको बोलते थे, 10 रुपए से नीचे का होता था। हाँ। अभी 100 रुपए से नीचे वाला लो प्राइस है। हाँ। ऐसा नहीं कि उनकी लिक्विडिटी बढ़ गई है, वो पैसे की वैल्यू खत्म हो गई, कम हो गई, पैसा डिप्रिशिएट हो गया। हाँ।
देखिए सर, अभी मैं देख रहा हूँ कि कंपनीज जो आ रही है ना, क्वालिटी ऑफ द कंपनीज भी काफी इंप्रूव है। पहले हमने 50 लाख का कंपनी भी लिस्ट किया जिसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 लाख थी, 10 करोड़ का टॉप लाइन था। सुयोग टेलीमेटिक करके कंपनी लिस्ट की थी, बॉम्बे बेस्ड। ये मोबाइल टावर्स में काम करते हैं। और ये अभी मेरे हिसाब से करीब 500 हजार करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन होगी। प्रॉफिटेबिलिटी भी 50 करोड़ के अपवर्ड है। तो मेरे को लगता है कि ऐसी कंपनियां भी आई हैं जहां पे प्रॉफिट 50 लाख थी। आज के तारीख में मैंने कंपनियां लिस्ट की हैं जहां अपवर्ड ऑफ 40 करोड़ का पैट भी है। तो क्वालिटी ऑफ द कंपनीज इम्प्रूव्ड। तो मेरे को लगता है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से पढ़ें, फंडामेंटल्स समझें, फाइनेंशियल समझें, ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यूज देखें, बिजनेस मॉडल देखें, सेक्टर देखें, तो मुझे लगता है नहीं कि आपको ये दिक्कत आएगी या वैल्यूएशन पे, या आप बोल रहे हैं। कोई कंपनियां ऐसा होती हैं कि आने के बाद रेगुलेशंस चेंज हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्सेशन इंपैक्ट्स भी हो सकती है, पॉलिसीज गवर्नमेंट का चेंज हो सकते हैं, ग्लोबल इंपैक्ट भी हो सकती है, जहां पे उनकी वैल्यूएशन कम हुई। ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक कंपनी अच्छी कर रही है। इवन बीएससी में अगर आप देखें 5,000 कंपनियां लिस्टेड है, और एसएमई में 631, एसएमई बीएससी। और एनएससी में भी देखें 2,000 के ऊपर कंपनियां मेन बोर्ड में, और एसएमई में करीब 660 कंपनीज। हर एक कंपनी तो अच्छी नहीं कर रही है और हर एक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको एज अ निवेशक देखना है कि कौन सी सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है, कंपनी आगे जाके क्या करेगी। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ, या फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स है, या मर्चेंट बैंक के साथ बैठ के उनकी फाइनेंशियल्स को समझें। नेक्स्ट 3 साल का प्रोजेक्शंस वो तो देते ही हैं, उसको समझें, उसके बाद निवेशक इन्वेस्ट करेगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है। जो मेरी एक्सपीरियंस 31 ईयर्स की बोल रही है। सर मेरा एक सुझाव है सेबी को और मर्चेंट बैंकर्स को, हाँ जो जी इशू सर। ये लेके आते हैं कम से कम उसकी 3 साल तक रिव्यू करते रहे, करेक्ट सर। क्योंकि जो कोई 100%। फंसे नहीं उसमें। सर मेरे हिसाब से मैंने भी अभी जो टीम बनाई है वहां पे हम बोल भी रहे हैं कंपनीज को, जहां पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं कि आप लिस्टिंग करने के बाद भी 3 साल का हमारा सीएफओ फैसिलिटी लीजिए, जहां पे उनकी हैंड होल्डिंग प्रॉपर करते हैं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद बहुत सारा चीजें चेंज होती है, कंप्लाइंस आता है, आपको हाफेली भी करना है, ईयरली के बाद करना है। उसको प्रॉपर वे में लेके जाने के लिए हमारे पास टीम है जो हेल्प करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट 3 साल में हम नॉमिनल कॉस्ट पे कर भी रहे हैं, किसी कंपनी में भी हमने टाइप किया है। अभी से हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं, उनकी जो भी चीजें हैं प्रॉब्लम बैलेंस शीट में क्लियर कर रहे हैं, वो हम बोल रहे हैं कि 2 साल लिस्टिंग के बाद या 3 साल तक हम हमारा सर्विस देना चाहेंगे, अगर वो चाहते हैं तो, विद सम एडवाइजरी फीस नॉमिनल होगा, जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस के साथ में हम उसको मैच कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम सोच रहे हैं कि कंपनी लिस्टिंग के बाद में काफी दिक्कत होती है कंपनीज में, कंप्लायंस का प्रॉब्लम आया है, जो मैंने 8 साढ़े 8 साल एक्सचेंज में रहते हुए देखा है। तो मैं कंप्लायंस में काफी ध्यान देता हूँ और प्रमोटर इंटेंशंस पे ध्यान देता हूँ। जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं उस प्रमोटर के साथ में हमने काम करना नहीं सोचा है, आज भी और आगे भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसमें सभी निवेशक जो आ रहे हैं हार्ड एंड मनी डाल रहे हैं, यही कि हम थोड़ा रिस्क लेके पैसा बनाएं। हमारी भी इंटेंशन यही रहेगी कि उनको अच्छा कंपनी लेके आके दें जिसमें उन लोग का पैसा भी बने, और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में भी, इंडियन इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करें। दैट्स द इंटेंशन ऑफ लॉन्चिंग दिस एमरगो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी प्राइवेट लिमिटेड। सर एक पॉइंट और है, मर्चेंट बैंकर की तरह आप जैसे जुड़ते हैं उनसे, तो 15-20 साल पहले क्या होता था, मर्चेंट बैंकर की दो वर्दी होती थी। एक घटिया मर्चेंट बैंकर, एक बढ़िया मर्चेंट बैंकर। कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। जो घटिया हाँ आदमी कोई भी इशू लाओ, ले लेंगे उसका काम पकड़ लेते थे। हाँ। और अच्छे इशू का काम अच्छे मर्चेंट बैंकर के पास जाएगा। हम्म। तो अभी मर्चेंट बैंकर का और इशू का क्या रिलेशन है, कैसे देखिए समझे कि। देखिए, पहली बात तो सर हम डॉक्यूमेंट्स को इतना क्लियर और कंप्लायंस कर देते हैं कि मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मार्केट में जब जाते हैं तो हम भी एक मर्चेंट बैंकर से नहीं मिलते हैं, बिकॉज आज हम इकोसिस्टम में रहने का सभी लोगों को प्रिडोमिनेटली हम भी जानते हैं, मिले हैं लिस्टिंग सेरेमनी में, इतना लिस्टिंग किया है 500 कंपनियां। तो हम जाके बैठ के प्रमोटर के साथ ही डिस्कशन करते हैं कि क्या फेयर फेयर वैल्यूएशन आ जाए, ताकि उनको एक हैंड होल्डिंग मिले, प्रॉपर नेगोशिएशन हो वैल्यूएशन पे। ये जरूर हम करते हैं। बाकी देखिए कि आज हमारे साथ डिस्कशन अच्छी हो रही है, आगे जाके प्रमोटर क्या करेगा, मर्चेंट बैंकर करेगा, किसी की गारंटी नहीं हो सकती। जब बैठ के हम डिस्कशन करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन प्रॉपर निकाल के आईपीओ तक का हमारी एक एडवाइजरी रहती है। उसके बाद प्रमोटर अच्छा करे और मर्चेंट बैंकर भी अच्छा करे, इस पे हम प्रॉबली कमेंट नहीं करना चाहेंगे। बट हमारी इंटेंशन यही रहती है कि हम अच्छी प्रमोटर का लाएं, उनको मर्चेंट बैंकर के साथ बैठ के प्रॉपर हैंड होल्डिंग करें, कंप्लायंस की हैंड होल्डिंग करें लिस्टिंग के बाद 3 साल। ये हमारी कोशिश रहेगी। हम ये सोच रहे हैं कि मर्चेंट बैंकर जब आएगा, वही इंटेंशन हमारी, वो एथिकल और हमारी जो सोच है, विजन है, उसके साथ जुड़ के जो काम करेगा उसके साथ ही हम काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो मार्केट में हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो काम कर रहे हैं, बड़े प्लेयर भी हैं और मिड रेंज में भी काफी लोग कर रहे हैं जिनके साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं। होपफुली हम सोच रहे हैं कि उसमें हम सक्सेसफुल होंगे सर। अब जो अच्छा मर्चेंट बैंकर है वो इतना कंपनी को कसता है कि मुश्किल हो जाता किसके है सर? कंपनी के लिए। अच्छा किसके सर, मर्चेंट क्या बोल बैंकर रहे है। अच्छे हैं? हाँ। मर्चेंट बैंकर के यार्डस्टिक कितने कठिन होते हैं। हाँ।
तो उसमें कई बार इन्वेस्टरों को कमाने का मौका नहीं मिलता है। देखिए, हम चाहते हैं कि सर कंपनी को प्रॉपर वैल्यूएशन मिले। इन्वेस्टर को तो कमाने को मिलेगा अगर वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो। अगर शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये एसएमई प्लेटफॉर्म में नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जितना भी मैंने प्रमोट किया ऑल इंडिया में 8 साढ़े 8 साल, ये हमने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही बोला है। तो आपको अगर पैसा बनाते हुए देखना है, 3 से 5 साल में देखिए मोस्ट ऑफ द कंपनी ने 3 से 5 गुना रिटर्न दिया ही है, काफी कंपनी ने 30 गुना भी डाला है। तो देखिए कोई भी कंपनी हो, मेरे हिसाब से 5 से 10 साल का व्यू लेके करें। मॉडल अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, प्रोमोटर अच्छा है। मेरे हिसाब से 5 से 10 साल के बीच में देखेंगे तो पैसा बना ही है सर। अच्छा, अनऑफिशियल प्रीमियम जो कोट होते हैं उसको आप क्या रिलायबल मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या विचार है आपके? देखिए सर, वो ग्रे मार्केट है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो एक अलग मार्केट है, उसको भी रेगुलेट करने की सेबी बात कर रही है, रेगुलेशंस लेके आने की बात कर रही है। मेरे हिसाब से जो बुक है, वो बुक के वैल्यू पे जाएं, और जो आईपीओ प्राइस पे आ रहा है उसी पे करना चाहिए। जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो लिस्टिंग के लिए आते हैं, वो जाते हैं उसको देखने के लिए। जो मैंने अभी बताया, मैंने आपको पहले भी, कि मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आए हैं। ये ग्रे मार्केट है, वो जीएमपी देखकर नहीं आए, तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा और उसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकता है निवेशक। अच्छा, लिस्टिंग के बाद में कोई स्टॉक अंडर प्राइस है एसएमई का, तो हाँ, उसकी जानकारी कैसे हासिल करें? देखिए सर, उसको तो आपको एक प्रोमोटर के साथ एक इंटरेक्शन रखना चाहिए। काफी जगह पे वो एजीएम भी रखते हैं, तो आप इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, तो आपको भी अटेंड करना चाहिए ताकि आपको व्यू मिल जाए। इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमारे जैसे कंसल्टेंट को अप्रोच करें, वी कैन हैव अ जूम कॉल विद देम। जिस तरह हमारी कंपनी होगी हम कर सकते हैं, तो हम उसमें आपको लिंक भेजेंगे, ताकि उनके साथ में निवेशक को इन्वेस्ट कराने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, वो कराने की जरूर कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जितना हम मार्केट में शोकेस कर रहे हैं, आउटरीच बढ़ाएं, इंडस्ट्री रिपोर्ट निकालें कंपनी का लिस्टिंग के बाद, और उसको जितना मीडिया में शोकेस करें इन्वेस्टर के सामने, तभी कंपनी बड़ी बन सकती है। जितना आप उसको दिखाओगे उतना उस कंपनी की एक निखर भी आएगी। तो ये हम करना चाहेंगे आगे जाके। अच्छा, आपकी कंपनी का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, कहाँ तक बढ़ना चाहते हो आप? देखिए सर, अभी हमने शुरू किया है, अभी जर्नी है। अभी हमने सोचा था कि हम वर्क करेंगे टिल 60 years ऑफ एज इनटू रेगुलेटरी। अभी हमने सडनली एक डिसीजन लिया है हम कि 53 years में हम सोच रहे हैं कि विजन एक ही होगा कि हम हॉनेस्ट काम करें। और मार्केट में एक ही चीज ट्रेड होती है जो मैंने समझा है, ट्रस्ट है। और काफी लोग हैं मार्केट में जो इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इवन तो मार्केट में काफी साल से हैं। और हमने तो रेगुलेटर काम किया है, वो हमारे ब्लड में है, कि हम सोच रहे हैं कि इसको हम हॉनेस्ट वे में लेके जाए और एक ट्रस्ट क्रिएट करें मार्केट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी हमारा एडवाइजरी लेके आगे बढ़ेंगे, और एक फेयर वैल्यूएशन देके उस कंपनी को इंडिया ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे सर। दैट्स द इंटेंशन, दैट्स द विजन एज अ एमरगो फाइनेंशियल सीईओ। तो आप आपकी कंपनी का आईपीओ कब आएगा? देखिए सर, बहुत अर्ली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी कंपनी की जो है 3 साल की है। तो 3 साल हम कंपनी को चलाना कोशिश करेंगे, और काफी कंपनी लिस्ट करेंगे तो हमारी इंशाल्लाह वो हो जाएगा, तो फिर हम 100% उसको भी हम लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए भी ड्रीम होगा। मैंने भी काफी कंपनियां लिस्ट की है, और भगवान करे तो 100% ये भी हम करने की कोशिश करेंगे, आगे जाके लिस्ट करेंगे और अनलॉक करेंगे हमारी भी वैल्यू। जी जी। जी। सर, आप और कुछ बताना चाहेंगे? एनीथिंग दैट यू वांट टू से फ्रॉम योर साइड, या आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को आईपीओ रिगार्डिंग? देखिए मैडम, यही है कि इन्वेस्टर्स जितने भी यूफोरिया में आ रहे हैं, अभी 60 कंपनियां लिस्ट हो रही थी, आपको काफी कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम्म। कंपनी की बैलेंस शीट अगर आपको नहीं समझ में आता, फाइनेंशियल लिटरेसी इतना नहीं है इंडिया में, बट हम्म। अगर आपको फाइनेंस नहीं समझ में आती, आपके कंपनी में सीएफओज हैं, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको बोल के डॉक्यूमेंट्स पढ़ाइए। हम्म। हर्ड मेंटालिटी में मत जाइए, ताकि आप प्रॉब्लम में नहीं आ जाए। शॉर्ट टर्म गेन के मत जाइए, हम्म। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, तो काफी पूंजी आप बना सकते हैं। वेल्थ हम्म। क्रिएशन कभी भी आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही कीजिए इन्वेस्ट मार्केट में। क्योंकि काफी एसएमई जो है रिस्की एसेट है। काफी छोटी कंपनी आती है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की कंपनी आ रही है टॉप लाइन। अगर आप लिस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हम्म। ऑटोमेटिकली आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5 से 10 साल का करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका अच्छा वेल्थ क्रिएशन का पार्ट हो सकते हैं। ये मेरी एडवाइस रहेगी जो निवेशक हैं, और जितने भी मर्चेंट बैंकर आज के तरीके में काम कर रहे हैं, हम्म। जितने लोग हमारे टीम मेंबर हैं, जो भी उनके साथ हम भी इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारी हम्म। भी यही रहेगी कि फेयर वैल्यूएशन में कंपनीज को लेके आए, और फेयर वैल्यूएशन दे, ताकि इन्वेस्टर को भी अच्छी एक कंपनी मिले, और कंपनी का भी एक प्रॉपर वैल्यूएशन मिले। वो इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कंपनियां आ रही हैं उनको बैलेंस शीट को प्रॉपर वे में ड्यू डिलिजेंस करके, उसको जो भी आपका मिस्टेक्स रहा है उसको सुधार के लेके हैं। टैक्सेशन मॉडल से वेल्थ क्रिएशन मॉडल में आने की वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअल दिखाना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रखें, ताकि एथिकल हो, ट्रांसपेरेंसी लाएं, ताकि हम्म। इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है।
ये सब चीजें करेंगे तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी वैल्यूएशन और काफी अच्छा वेल्थ क्रिएशन ये एसएमई प्लेटफॉर्म में आ सकता है। और मैंने रिसेंटली एक डेली हंट में भी आर्टिकल लिखा था 2 महीने पहले। उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि 50,000 कंपनीज लिस्ट में लिस्ट हो सकती है प्लेटफॉर्म में नेक्स्ट 10 साल में। तो हम्म। अभी हम देख रहे हैं कि 12 साल में करीब 1200 कंपनीज लिस्ट हैं, 2 एक्सचेंज पुट टुगेदर, और 30,000 ही करोड़ का फंड रेज हुआ है। चार हम्म। 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रिएट हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें 400 लाख करोड़ या मतलब ना 100 लाख करोड़ भी नहीं, मतलब बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का ये प्लेटफॉर्म बन सकता है। आज के तारीख में सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे हम्म। लगता है कि आगे जाके नेक्स्ट 10 साल में सभी लोग एसएमई प्लेटफॉर्म जो बीएसई और एसएमई प्लेटफॉर्म एनएसई एमर्ज है उसके बारे में बात करेंगे। वो पोटेंशियल इस प्लेटफॉर्म में है, ये हम्म। मैं बताना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू ऑन आवर शो। बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। नमस्ते सर। थैंक यू जी। थैंक यू। हरी साहब। नमस्ते।